नमस्कार। सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक बार पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ अपने एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। कार्मिक प्रशासन की संकल्पना और उसकी प्रकृति एवं क्षेत्र। तो आज इस नए टॉपिक पे चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि UGPA 101 जो आपके प्रथम सेमेस्टर में पेपर आता है, सेमेस्टर 1 में, उसमें 1 से लेकर के 15 इकाइयाँ हैं और वो पूरा पेपर मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। उसके सभी वीडियो लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो आपको इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे। और आज ये हमारा नया पेपर शुरू हो रहा है जिसका कोर्स कोड है UGPA 104। ये आपके 4th सेमेस्टर में आता है और इस पेपर का टाइटल है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 1, यानी कार्मिक प्रशासन का जो पहला भाग है। कार्मिक प्रशासन के 2 पेपर आप पढ़ेंगे, तो आपके 4th सेमेस्टर में जो कार्मिक प्रशासन का पहला भाग है उसका ये आज पहला लेक्चर है, यानी आज से हम उस प्रश्न पत्र की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये कोर्स कोड की बात करें तो UGPA 104 और उसका ये पहला ब्लॉक है, पहले ब्लॉक की पहली यूनिट है। इसमें टोटल फर्स्ट जो ब्लॉक है 4 यूनिट हैं, तो और सेकेंड ब्लॉक में इसके 6 यूनिट हैं और जो लास्ट वाला ब्लॉक है ब्लॉक 3, उसमें 3 यूनिट्स हैं। तो टोटल 13 यूनिट्स हैं इस पेपर में। सिलेबस की चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, ऑलरेडी आपके पास होगा। तो और पहला पेपर जो मैंने बताया UGPA 101 उसको मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसके सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। उसमें 15 यूनिट्स हैं और उस पेपर का नाम था एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो प्रशासनिक सिद्धांत पढ़ने के बाद आज हम कार्मिक प्रशासन शुरू कर रहे हैं और उसका आज हम जो पहला ब्लॉक है वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो कार्मिक प्रशासन की संकल्पना और उसकी प्रकृति और क्षेत्र, आज इसी पर हम बात करेंगे, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्मिक प्रशासन होता क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब भी आप कभी किसी संगठन को देखते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि आखिर कार्मिक प्रशासन है क्या। तो संगठन किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के बनाया जाता है। हम उदाहरण के तौर पे स्कूल ले लेते हैं, तो एक स्कूल एक संगठन है और उसका उद्देश्य क्या है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। तो टू प्रोवाइड एजुकेशन, ये इसका स्कूल नामक जो संगठन है उसका गोल है। तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, संसाधनों की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, संगठन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसमें कार्य करने वाले व्यक्ति और सामग्री। तो जो संसाधन है, जैसे हमारा हमने गोल डिसाइड कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन बना ली, अब उस गोल को अचीव करने के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। तो रिसोर्सेज भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि फिजिकल रिसोर्सेज, टेक्निकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जितने अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका अगर कोई सुंदरतम प्रयोग कर सकता है तो वो ह्यूमन रिसोर्स ही कर सकता है, यानी मनुष्य ही उन संसाधनों का प्रयोग करके लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। तो जो ये एलिमेंट है ह्यूमन एलिमेंट, यानी जो मानव संसाधन है, इसी को हम कार्मिक के नाम से जानते हैं। तो कार्मिक प्रशासन को समझने के लिए हमें कार्मिक और प्रशासन दोनों शब्दों को अलग अलग समझना होगा। तो सबसे पहले हमने कार्मिक को जाना। कार्मिक किसे कहते हैं, तो किसी भी संगठन में कार्यरत जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स के नाम से भी जानते हैं, मानव संसाधन सेवी वर्ग, इसके कई और भी नाम आपको मिल जाएंगे। तो वही असल मायने में कार्मिक कहलाते हैं। अब कार्मिकों के साथ साथ प्रशासन की बात हुई, कार्मिक प्रशासन, कार्मिक से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी गतिविधियां होती हैं, वो कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण के तौर पे हमें बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि जो उनके रिक्रूटमेंट से लेकर, यानी उनके भर्ती प्रक्रिया से लेकर के उनके सेवा मुक्ति यानी रिटायरमेंट के बाद तक भी, जैसे कि पेंशन भी है, वो सारी एक्टिविटीज, सारी जो गतिविधियां होती हैं वो कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत आती हैं। उन्हें हम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में
पढ़ते हैं। तो पर्सनल क्या है? कार्मिक है, जो किसी भी संस्था में काम करने वाले लोग होते हैं और उन कार्मिकों की भर्ती से लेकर के सेवा मुक्ति तक, यानी जितने भी उनके कार्मिकों से संबंधित प्रक्रिया होती, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे रिक्रूट करना, फिर उनको ट्रेंड करना, ट्रेनिंग देना, प्रमोशन, सैलरी, जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, उनकी पेंशन है, उनका रिटायरमेंट है, उनके जो वेतन भत्ते समय समय पर बढ़ते हैं और जो ट्रांसफ़र है, ये सारी एक्टिविटीज़ अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। वो सभी कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत आएंगी और उसी को हम कार्मिक प्रशासन कहते हैं। अब कार्मिक प्रशासन भी दो तरह से हम इसको पढ़ेंगे। एक तो कार्मिक प्रशासन होता है तो वो प्राइवेट में भी हो सकता है और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है, यानी सरकारी संगठनों में भी पाया जाता है, और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो निजी संगठन होते हैं, उसमें भी कार्मिक प्रशासन होता है। तो जो सरकारी संगठनों में कार्मिक प्रशासन होता है उसको हम पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यूनिट में हमारी पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दिया भी है, उसको हम उस यूनिट में विस्तार से बताएंगे। तो अभी हम ये समझ लेते हैं कार्मिक प्रशासन यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं ये पब्लिक के लिए भी है और प्राइवेट के लिए भी है, यहाँ पर हम डिफरेंस नहीं कर रहे हैं। तो कार्मिक प्रशासन के अर्थ को हमने जाना है और अब हम उसकी नेचर और स्कोप को भी समझेंगे। नेचर ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके नेचर्स को कुछ हमने बिंदुओं के माध्यम से यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है, जो मैंने स्लाइड में शामिल किया है। तो फर्स्ट वन इज ह्यूमन सेंट्रिक। ह्यूमन सेंट्रिक, जैसे कि मैंने बताया आपको, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसी ह्यूमन रिसोर्स को हम कार्मिक के नाम से जानते हैं। तो ऑब्वियसली ये कार्मिकों से संबंधित है कार्मिक प्रशासन, तो ह्यूमन सेंट्रिक तो होना इसकी प्रकृति में आता ही है। अब प्रकृति को सबसे पहले हम जाने, प्रकृति होती क्या है? तो किसी भी विषय का स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, ये हम उसकी प्रकृति के माध्यम से जानते हैं, इसी को हम प्रकृति कहते हैं। तो जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, कार्मिक प्रशासन है, इसका स्वभाव कैसा है, इसकी नेचर कैसी है, इसको हम नेचर के माध्यम से समझेंगे। तो ह्यूमन सेंट्रिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन फोकसेस ऑन रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, रिकॉग्नाइजिंग देम एज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज में गिना जाता है ह्यूमन रिसोर्स को। तो ऑब्वियसली ह्यूमन सेंट्रिक है कि ह्यूमन से, जैसे कि रिक्रूटमेंट है तो किसी भी कार्मिक का रिक्रूटमेंट करना है, भर्ती करना है, तो उसका जो प्रोसेस है, उसकी जो गतिविधियाँ हैं, ये पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगी। और उसका डेवलपमेंट है, कर्मचारी का जो विकास है, कर्मचारी के कल्याण से संबंधित अगर कोई योजना लाई जा रही है, जैसे कि उसके हेल्थ से संबंधित बातें हैं, तो ये सारी इसमें शामिल होती हैं। और ये हम स्कोप में चर्चा करें क्या क्या इसके दायरे में आता है। अभी हम इसकी नेचर डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट इसका जो है पॉइंट वो है ह्यूमन सेंट्रिक। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है? ह्यूमन सेंट्रिक, यानी मानव केंद्रित होता है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी एंड पॉलिसी ओरिएंटेड, नियामक और नीतिगत। अब जो भी रूल रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो चाहे रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, चाहे उनका प्रमोशन हो, चाहे ट्रेनिंग हो, तो इसका एक रूल रेगुलेशन बनाया जाता है, किस माध्यम से ऐसे जो कर्मचारी हैं हमारे यहाँ कि इनको इस तरीके से ट्रेन किया जाएगा। एक रिटन फॉर्म में पूरे रूल रेगुलेशन डिसाइडेड होते हैं, उन्हीं के माध्यम से उनका पूरा प्रोसेस चलता है जो ह्यूमन रिसोर्स हैं। एंड इट ऑपरेट्स विद इन अ लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। कोई भी ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई भी नियम बना ले, ये लीगल होता है एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंतर्गत कार्य करता है, फॉलोइंग रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट गवर्न रिक्रूटमेंट, सर्विस कंडीशंस, प्रमोशंस एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस। अच्छा, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, अभी तो यहाँ पे हम नेचर और स्कोप ही डिस्कस करेंगे, लेकिन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का आप बुक्स में पढ़ते होंगे तो इवोल्यूशन, जैसे आप कहीं इवोल्यूशन पढ़ेंगे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस देश में सबसे पहले लागू हुआ, मतलब कहाँ से इसका जन्म माना जाता है, तो आप अक्सर फ्रांस पढ़ते होंगे, जो आधुनिक समय में ऐसा माना जाता है, जो मान्यता प्राप्त है। लेकिन अगर आप प्राचीन समय, प्राचीन भारत की बात करेंगे तो आचार्य चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, आचार्य कौटिल्य का जो महान ग्रंथ अर्थशास्त्र है, उसमें पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है जो आज की डेट में उससे जुड़ा भी कोई एस्पेक्ट है जो कौटिल्य ने कवर ना किया हो। तो सबसे बेहतर पुस्तक जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पे है वो हम अर्थशास्त्र को मान सकते हैं। तो हमारे एंशिएंट इंडिया से भी इसकी उत्पत्ति मानी जा सकती है।
और अगर आपको कभी समय मिले तो आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लगभग सभी एस्पेक्ट, चाहे आप प्रमोशन, चाहे ट्रांसफ़र, रिक्रूटमेंट है तो जो मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होता है, जो योग्यता आधारित भर्ती होती है, उसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले आचार्य कौटिल्य ने दिया था। उसमें डिटेल से आपको मिल जाएगा। ट्रांसफ़र की भी बात वहाँ पे की गई है और वेतन भी बहुत ही अच्छी सैलरी की बात करते हैं आचार्य कौटिल्य। तो सारे एस्पेक्ट आपको वहाँ मिलते हैं। ये थोड़ा सा मैंने अलग से ऐड किया है और अभी हम नेचर ही डिस्कस करेंगे। तो रेगुलेटरी एंड पॉलिसी ओरिएंटेड होता है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड द नेक्स्ट वन इज डायनेमिक एंड इवॉल्विंग। अब जाहिर सी बात है, कार्मिक प्रशासन गतिशील है, तेजी से परिस्थितियां बदलती हैं और निरंतर अपने आप को अपडेट करता रहता है। जैसा जैसे प्रशासन होता है वैसा ही कार्मिक प्रशासन भी होता जाता है। जिस तरीके की आवश्यकता होती है उसके अनुसार कार्मिक प्रशासन को भी ढालने का प्रयास किया जाता है। तो एक डायनेमिक प्रोसेस है, निरंतर अपडेट होता रहता है और तेजी से ये चलता रहता है। डायनेमिक एंड इवॉल्विंग विथ चेंजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी and evolving workforce expectations, personal administration continuously adapts to new policies, training methods and human resource practices. The fourth one is people and performance oriented. अब people and performance oriented लोगों का जो प्रदर्शन है कार्य करने का संगठन में, उसकी ओर भी ये उन्मुख है कि अच्छा प्रदर्शन कर सके हमारे कर्मचारियों को। हम ऐसी कार्य परिस्थितियाँ प्रदान करें, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके अपने कार्य के प्रति। और इट एम्स टू इन्हेंस एम्प्लॉय मोटिवेशन, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी वाइल इंश्योरिंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड करियर ग्रोथ। और मोटिवेशन भी प्रोवाइड करता है ताकि वो इफिशिएंटली अपना कार्य कर सके। जॉब सेटिस्फेक्शन का होना ज़रूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई कार्मिक अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है तो मन लगाकर अपना कार्य नहीं कर पाएगा। तो ये भी सारी गतिविधियाँ कार्मिक प्रशासन में आती हैं। और फिफ्थ है पीपल एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। ये पीपल एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, ये पॉइंट रिपीट हो गया है। हम 6 पॉइंट अपना देखते हैं, हायरार्किकल एंड ब्यूरोक्रेटिक। अब यहाँ पे हायरार्किकल एंड ब्यूरोक्रेटिक जो आया है ये थोड़ा सा पब्लिक पर्सनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक और हायरार्किकल होता तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है वहाँ भी होता है, लेकिन थोड़ा सा ये उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। पब्लिक पर्सनल जो सरकारी संगठनों में जो कार्मिक प्रशासन होता है वो हायरार्किकल और ब्यूरोक्रेटिक होता है। It follows a structured hierarchical system where rules and standard operating procedures define roles and responsibilities। हालांकि ऐसा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है। 4 डिपार्टमेंट के अंतर्गत सारे रूल रेगुलेशंस होते हैं और एक हायरार्की मेंटेन करके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी रखते हैं। एंड 7th पॉइंट इज एथिकल एंड वैल्यू बेस्ड। पब्लिक सेक्टर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एम्फसाइजेस इंटीग्रिटी, impartiality, transparency and accountability in managing human resources। अब जो ये लास्ट वाला पॉइंट कहता है कि एथिकल एंड वैल्यू बेस्ड, जो पब्लिक सेक्टर का, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है पब्लिक सेक्टर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, इंटीग्रिटी को एम्फसाइज करता है, इम्पार्शियलिटी मतलब पार्शियलिटी ना होने पाए, किसी के साथ भेदभाव ना हो, ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे। ये सारे पॉइंट यहाँ कहा जा रहा है कि स्पेशली पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलती हैं, यानी जो सार्वजनिक लोग कार्मिक प्रशासन होता है, जो सरकारी कार्मिक प्रशासन होता है सरकारी संगठनों में। लेकिन ये इन प्रैक्टिकल देखा जाए तो आपको ये पॉइंट्स कहीं भी व्यवहारिक रूप से देखने को नहीं मिलेंगे। इंटीग्रिटी जो है अब तो धीरे धीरे बिल्कुल कम होती जा रही, खत्म होती जा रही लोगों के बीच में। भाई भतीजावाद और पार्शियलिटी, अपारदर्शिता और गैर जवाबदेही, ये सारे पॉइंट्स आपको ये जस्ट अपोजिट देखने को मिलते हैं, क्योंकि लोग किसी न किसी तरीके से करप्शन के माध्यम से या किसी और तरीके से अपने आप को स्थापित करके और सत्ता हासिल करना चाहते हैं, उच्च पदों पर बैठना चाहते हैं, लेकिन असल मायने में पारदर्शी तरीके से कार्य नहीं करना चाहता है कोई। तो ये पॉइंट्स आपको रिटर्न में तो मिलेगा, इन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इसका कार्मिक प्रशासन का क्षेत्र है, जो कार्य क्षेत्र है, इसका दायरा है वो क्या है। अब जब हम किसी भी विषय में स्कोप या कार्य क्षेत्र पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि उस विषय की
पहुंच कहाँ तक है, यानी कार्मिक प्रशासन का दायरा कितना है, इसके दायरे में कौन कौन से विषय आते हैं, कौन कौन सी बातें आती हैं, और वो हम डिटेल में देखेंगे। तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अ ब्रॉड स्कोप कवरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस। इट्स की कंपोनेंट्स इंक्लूड, अब कुछ की कंपोनेंट्स हैं, ये कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ पर्सनल पॉलिसी, यानी कार्मिक नीति का निर्माण। कार्मिक नीतियाँ कौन बनाता है? जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, जो हमारे यहाँ जैसे एक अलग से मिनिस्ट्री है कार्मिक प्रशासन के लिए, तो वो इन मामलों को देखता है। तो कार्मिकों से संबंधित जो नीतियाँ बनती हैं कि संगठन में जो कार्मिक कार्यरत हैं उनके स्वस्थ एक नीति होना चाहिए, कार्मिक नीति, उसी पर आधारित नियम बनाए जाते हैं जो कि कार्मिकों के हित में होते हैं। तो पहला काम जो होता है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो होता है फॉर्मुलेशन ऑफ पर्सनल पॉलिसी, और उसी के बेस पर सारे कार्य होते हैं। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ पोजीशंस, यानी पदों का वर्गीकरण। पद वर्गीकरण आपने पढ़ा होगा। पद वर्गीकरण वेतन के अनुसार, कार्य की आवश्यकता के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार और योग्यता के अनुसार, इन चीज़ों के अनुसार डिसाइड किया जाता है कि कौन किस पद पर जाएगा और उस पद के लिए वेतन कितना होगा, उसकी योग्यता पर्टिकुलर क्या होनी चाहिए और किस प्रकार का व्यक्ति उसके लिए उपयुक्त होगा। ये डिसाइड करके जो क्लासिफिकेशन किया जाता है पोजीशंस का, वो होता है। तो पद वर्गीकरण भी आता है कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, भर्ती और नियुक्ति। अब रिक्रूटमेंट सबसे पहले कि सही पद के लिए सही व्यक्ति का मिलना, तो इसके लिए एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, भर्ती प्रक्रिया। तो भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है, फिर लोग उसमें आवेदन करते हैं, उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, और फिर जो भी प्रक्रिया होती है, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग प्रक्रिया निर्धारित होती है, उसके माध्यम से लोग भर्ती किए जाते हैं। अब भर्ती के बाद किसको कहाँ नियुक्ति देनी है, ये भी कार्य कार्मिक प्रशासन का जो डिपार्टमेंट है वही देखता है। उनको नियुक्ति देना है तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब रिक्रूटमेंट करने के बाद उसमें से हमें सिलेक्ट किसको करना है, कौन उपयुक्त व्यक्ति है, ये भी कार्य कार्मिक प्रशासन के दायरे में आता है। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रशिक्षण तथा विकास। अब कोई भी व्यक्ति अपॉइंट तो कर लिया, उसको सिलेक्ट कर लिया, फिर उसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि उस पर्टिकुलर कार्य के लिए जहाँ उसको लगाया जाना है उसके लिए स्पेशली जो ट्रेनिंग होती है, जो प्रशिक्षण का प्रोसेस होता है वो निर्धारित होता है, तो वो भी इसी दायरे में आता है। एंड प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, अब समय समय पर प्रमोशन देना भी ज़रूरी है। अगर वे एक व्यक्ति एक ही पद पर लगातार कई वर्षों से कार्य कर रहा है तो वो मोटिवेट नहीं होता है, तो प्रमोशन उसके पद का जो जिस पोस्ट पे है उससे उच्च पद पर उसको भेजने का जो प्रोसेस होता है उसको हम प्रमोशन कहते हैं। और इसके भी दो आधार होते हैं, एक योग्यता के आधार पर प्रमोशन होता है पदोन्नति, और दूसरा वरिष्ठता के आधार पर कि कौन सबसे सीनियर है। अगर वरिष्ठता को आधार बना रहे हैं तो जो सबसे द मोस्ट सीनियर इन कैंडिडेट इन ऑर्गेनाइजेशन, जो कार्मिक सबसे सीनियर है उसको प्रमोशन दिया जाता है। अगर योग्यता को आधार बनाया जाता है तो जो सबसे अधिक योग्य है उसका प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र समय समय पर अंतर विभागीय जो तबादले होते हैं, इस स्थान से दूसरे स्थान तक जो ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसी के दायरे में आती हैं। कार्मिक प्रशासन में कार्मिक प्रशासन ही देखता है। एंड सैलरी एंड बेनिफिट्स, जो सैलरी डिसाइडेड होती है कि कौन से पद है तो कितनी सैलरी है, और सैलरी समय समय पर किस हिसाब से बढ़ेगी, ये भी सब रूल रेगुलेशन के तहत ही होता है। जो अन्य भत्ते दिए जाते हैं, आनुषंगिक जो लाभ कर्मचारी को दिए जाते हैं, वो भी कार्मिक प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं। और मोटिवेशन एंड एम्प्लॉय वेलफेयर, जैसे कि एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए उसके हेल्थ पॉलिसी या उसके बच्चों के स्कूल की पढ़ाई का खर्च है या अन्य जो भत्ते हैं, तो समय समय पर ये कार्मिक प्रशासन तय करता है ताकि जॉब सेटिस्फेक्शन रहे और जो उपयुक्त कार्मिक है जो उस कार्य को कर रहा है वो संतुष्ट रहे। तो इस वजह से एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए भी कार्य किया जाता है और कुछ योजनाएं लाई जाती हैं। और रूल्स एंड सर्विस कंडीशंस, अब कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं जो किसी भी संगठन में कार्यरत कार्मिक को उन नियमों का पालन करना पड़ता है।
और सर्विस कंडीशन जो सेवा शर्तें हैं वो लागू होती हैं स्ट्रिक्टली। यदि उन सेवा शर्तों का कोई पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं स्कोप ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में। एंड नेक्स्ट है डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं कि वो उसे डिसिप्लिन में नहीं रहना, अगर वो एक बार भर्ती हो गया तो जो मन करे वो कर सकता है, ऐसा नहीं है। उसको भी अनुशासन में रहना है, तो उसके ऊपर नियंत्रण अनुशासन की भी व्यवस्था की गई है। यदि कोई शिकायत करता है तो उसके खिलाफ जांच होती है और कार्यवाही भी होती है। और लास्ट पॉइंट मैंने जो इसमें शामिल किया है वो है ग्रीवांस एंड रिटेशल। यदि किसी कर्मचारी की कोई शिकायत है तो एक ग्रीवांस रिटेशल की व्यवस्था की गई है, उसकी शिकायतों का निस्तारण भी किया जाता है। उसके लिए भी उसको कोई न कोई पोर्टल या माध्यम प्रदान किया जाता है ताकि वो अपनी शिकायतें कर सके। कभी डिटेल में जब इसको हम पढ़ेंगे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपने अन्य इकाइयों में, तो एक एक पॉइंट्स पर हम अलग से वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें। जैसे ट्रेनिंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे कितने टाइप की ट्रेनिंग होती है। रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे तो रिक्रूटमेंट कैसे होता है उसका पूरा प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये हमने पॉइंट्स में इसलिए रखा है कि अभी हम सिर्फ स्कोप को जानने का प्रयास कर रहे हैं। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है वो क्या है, यानी क्षेत्र है इसका, इसके क्षेत्र में क्या क्या बातें आती हैं और कितने एस्पेक्ट्स को एक कवर करता है। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इसके अतिरिक्त भी पॉइंट्स हो सकते हैं, तो वो हम अभी ये पहली यूनिट है, आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। और उम्मीद है आज हमारा जो एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कार्मिक प्रशासन को बस हमने इसमें समझा और उसकी नेचर और स्कोप को जाना, यानी उसकी प्रकृति और क्षेत्र को समझा है। तो एक बहुत ही इंट्रोडक्टरी आज का लेक्चर था। आगे हम कार्मिक प्रशासन को विस्तार से इसके एक एक पॉइंट्स को हम देखेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा जो भी आज हमने बातें डिस्कस की हैं। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख सकते हैं। और आज के लेक्चर में इतना ही। अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।